नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो मैं आपके सिलेबस को मात्र 15 मिनट के सेशन के माध्यम से कवर कर रहा हूं। यदि आप लोग वाकई में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप क्या करिए, इस सेशन को देखना मत भूलिएगा। निश्चित तौर पर आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारे सिलेबस को मैं बहुत जल्द ही 15 मिनट सेशन के माध्यम से कवर कर दूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वो है गुप्तकाल की बात करते हैं। ठीक है, अगर किसी को नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो वो क्या कर सकता है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथियों, तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो वैसे तो गुप्त वंश के बारे में हम बात करने वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ बातें हैं उसको हम जान लेते हैं। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ की बात करते हैं। इसकी पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। और इसकी हत्या किसने किया था? तो इसकी हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। साथियों, और शुंग वंश के बाद अगर आप देखते हैं तो अगला वंश आता है कण्व वंश की बात करते हैं। और कण्व वंश का शासक कौन था? वासुदेव की बात करते हैं। तो आपकी एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न ये बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे किसे? वासुदेव को बताएंगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कण्व वंश के बाद अगला वंश आता है साथियों सातवाहन वंश आता है। और सातवाहन वंश का शासक कौन था? सिमुक की बात करते हैं। तो इस वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो सिमुक की बात करते हैं। और सातवाहन वंश में यदि आप देखेंगे तो सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करते हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी साथियों, अगर आप देखते हैं तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो अगर आप देखते हैं तो इस वंश का सबसे महान शासक था। तो इस वंश का सबसे महान शासक था साथियों, ये बातें याद रखेगा। अगला वंश आता है गुप्त वंश की बात करते हैं। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त की बात करते हैं। तो एक एक चीजों को याद रखेगा। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं, ठीक है, जिसने शुंग वंश की स्थापना किया था। फिर कण्व वंश की बात की जाती है। और इस वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिमुक ने किया था। फिर आंध्र सातवाहन वंश की बात करते हैं, सॉरी हाँ, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। और फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक की बात करते हैं। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था साथियों? श्रीगुप्त की बात करते हैं। ये बातें आप लोग याद रखेगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो आइए हम बात कर लेते हैं श्रीगुप्त के बारे में। तो अगर आप देखते हैं तो श्रीगुप्त की बात करते हैं तो श्रीगुप्त की बात करते हैं तो इस वंश का एक वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। लेकिन अगर संस्थापक के तौर पर अगर आप देखते हैं तो श्रीगुप्त को माना गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है श्रीगुप्त के बारे में क्या ये वास्तविक संस्थापक था क्या, तो आप बताएंगे नहीं। ठीक है, और श्रीगुप्त के बाद अगला शासक गुप्त वंश का आया था साथियों घटोत्कच की बात करते हैं। और घटोत्कच की बात अगर आप देखते हैं तो अगला शासक आया था चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं अर्थात रियल फाउंडर की बात करते हैं। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। ये वही चंद्रगुप्त है जिसने लिच्छवी की राजकुमारी देवी से क्या किया था? विवाह किया था। तो आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक बार दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया था? तो लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह किया था। और इन्होंने गुप्त संवत के आरंभ किया था या स्थापना किया था साथियों। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। तो इनका एक पुत्र था जिसका नाम था समुद्रगुप्त की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक कौन आया था? समुद्रगुप्त की बात करते हैं। ये वही समुद्रगुप्त होगा जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाएगा आगे चलकर। तो अगर आप देखते हैं तो समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो ये संगीत प्रेमी था। तो एक किसका प्रेमी था साथियों? संगीत प्रेमी था। और इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये बातें याद रखेगा। यह महाप्रक्रमी हो था और जिसकी वजह से इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये जो समुद्रगुप्त था इसने कई राज्यों को जीता था। और एक बात याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो महाराजा धीराज की बात करते हैं। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था साथियों चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। ये बातें भी याद रखेंगे। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया है।
और इसके बाद अगला शासक कौन बनता है, इसके बाद अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना गया है। तो इसे किस नाम से जाना गया है साथियों, विक्रमादित्य के नाम से जाना गया है, ये बातें याद रखेगा। इसने शकों को एक तरह से आक्रमण करने से विफल कर दिया था और भारतीय इतिहास में सबसे पहले चांदी की सिक्के किसने जारी किया था या चलवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। तो याद रखेगा चांदी के सिक्का चलाने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं साथियों, ये बातें याद रखेंगे। इसी के शासन काल में अगर आप देखते हैं तो कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और सुश्रुत की बात करते हैं, आदि विद्वान रहा करते थे। आर्यभट्ट कौन थे, एक वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे और इन्होंने सूर्य के सिद्धांत की रचना किया था। तो सूर्य के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था और इन्होंने ही क्या किया था, शून्य की खोज किया था साथियों, अर्थात जीरो की खोज किया था। तो याद रखिएगा शून्य की खोज भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। अब कालिदास की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नेम क्या था, तो कालिदास की पुस्तक का नेम था साथियों मेघदूतम की बात करते हैं। और अगर आप देखते हैं तो कुमार संभवम की बात करते हैं। तो इनकी रचनाओं के बारे में याद रखिएगा, इनकी रचना कौन कौन सी थी साथियों, एक तो मेघदूतम और दूसरी बात करते हैं कुमार संभवम की बात करते हैं। समुद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, इसके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया। तो याद रखेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसके किसके शासनकाल को कहा गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा गया। क्यों कहा गया है, क्योंकि इस समय अगर आप देखते हैं तो विज्ञान और अगर आप देखते हैं साहित्य का और बहुत सारी चीजों का विकास हुआ था साथियों। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है, कुमारगुप्त की बात करते हैं। तो अगला शासक कौन बनता है, कुमारगुप्त की बात करते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुमारगुप्त के बारे में। ये वही कुमारगुप्त है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद अगला शासक कौन बना था, स्कंदगुप्त की बात करते हैं। तो इसके बाद अगला शासक कौन बना था साथियों, स्कंदगुप्त की बात करते हैं। और स्कंदगुप्त ने क्या किया था, एक तरह से कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा कृत्रिम झीलों का निर्माण करने वाला जो शासक रहा वो स्कंदगुप्त की बात करते हैं। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, भानुगुप्त। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था साथियों भानुगुप्त की बात करते हैं। ये बातें याद रखेगा, भूलिएगा नहीं। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं गुप्त वंश को भी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। आइए अब हम थोड़ा से चार वेदों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप देखिए कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके एशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया। आप देखेंगे इसी तरह से मीडियल हिस्ट्री को और मॉडर्न हिस्ट्री को भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 दिन में ये कंप्लीट, 10 तारीख के पहले पहले लगभग अगर आप देखेंगे तो आपके सारे सिलेबस को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए और जो चीजें बचेंगी वो 2-4 दिन में आपके कंप्लीट हो ही जाएंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आप क्या करिए, हर एक क्लास को देख लीजिए। अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप हमें बताइएगा। पहली बात तो गलत ही नहीं होगा जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स को भी क्लियर करिएगा। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, आइए अब हम बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो इसे 2 भागों में बांटा गया था, एक तो ऋग वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। ऋग वैदिक काल में इसे 1500 से लेकर, ऋग वैदिक काल का टाइम माना जाता है 1500 से लेकर 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का टाइम माना जाता है 1000 से लेकर 600 बीसी माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, सॉरी वैदिक काल की बात करते हैं या वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, इसे आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता बताया गया है। वैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया अर्थात सेंट्रल एशिया माना गया है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत सभ्यता थे। मतलब जो आर्य सभ्यता थी या ऋग वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, यह सभ्यता जो थी एक अगर आप देखते हैं तो ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी अर्थात शहरी सभ्यता की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता की बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं तो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृति नहीं संस्कृत थी साथियों। तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत, ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आर्यों का समाज एक पितृ प्रधान समाज था। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इनका समाज कैसा था, इनका समाज था मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी माता ही घर के मुखिया हुआ करती थी और यहाँ पिता घर के मुखिया रहेगा। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई साथियों परिवार की बात करते हैं, जिसे कुल कहा गया है। और कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुल के मुखिया को कुलप कहा गया है। तो कुल के मुखिया को कुलप कहा गया।
आर्यों ने प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा था। एक तो कुल की बात करते हैं, दूसरा ग्राम, और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं 20, फिर जन एवं राष्ट्र की बात करते हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा गया है, 20 के मुखिया को विस्पति कहा गया है, और जन एवं अगर आप देखते हैं तो जन और राष्ट्र के मुखिया को क्या बताया गया है, शासक अर्थात राजा को बताया गया है। ऋग वैदिक काल में राज्य के अधिकारियों में सेनानी और पुरोहित प्रमुख हुआ करते थे साथियों, ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सूतकार, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी को रत्निन कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। गोचर भूमि का अधिकारी जो था वो वाजपति होता था। तो याद रखिएगा, जो गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था उसे क्या कहा गया, वाजपति कहा गया है। और राजा को सलाह देने वाली सभा समिति एक तरह से संस्थाएं हुआ करती थी, और सभा जो हुआ करती थी सर्वश्रेष्ठ लोगों की हुआ करते थे, और समिति की बात करते हैं तो ये जन लोगों के यानी कि आम लोगों की एक तरह से समिति हुआ करते थे। तो याद रखेंगे, आम लोगों की समिति हुआ करते थे, और सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की हुआ करती थी। अब समिति एक राजनीतिक संस्था थी जिसका काम था राजा की नियुक्ति करना। तो समिति का काम क्या था, राजा की नियुक्ति करना था साथियों, ये बातें याद रखेंगे। और उच्च पदों की नियुक्ति या उस पर नियंत्रण करना था। समिति के सभापति को क्या कहा गया, समिति के सभापति को ईशान कहा गया है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी विदव, और जिसे जनसभा भी कहा गया है। वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदव की सभा और विदव के सदस्य हुआ करते थे। ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा की गई है, ये बातें याद रखेगा। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख किया गया है, और विश्व शब्द को 170 बार, और सभा शब्द को 108 बार 8 बार यूज किया गया, और समिति शब्द को 9 बार यूज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में 25 नदियों में सबसे पवित्र नदी की बात करते हैं, सरस्वती नदी की बात करते हैं, और उस नदी को क्या कहा गया, नदी तमा कहा गया। तो ध्यान रखेंगे, सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जिसे नदी तमा कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कि परुसड़ी जो कि आज रावी नदी के तट पर यहाँ एक तरह से कह सकते हैं स्थित है, यहाँ युद्ध हुआ करता था। सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ाई हुआ करती थी, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, और जिसका अर्थ था गायों की खोज की बात करते हैं। तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, गायों के लिए किया जाता था, या गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, और जिसका मतलब क्या हो जाता था, गायों की खोज करना होता था। ऋग्वैदिक काल में पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी, और इस काल में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई या देवर से क्या कर सकती थी, एक तरह से पुत्र प्राप्ति के लिए संबंध बना सकती थी, और जिसे क्या कहा गया है, नियोग प्रथा कहा गया। क्या कहा गया, नियोग प्रथा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी, ये बातें याद रखेंगे। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन था रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा की बात करते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या हुआ करता था, सोमरस हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ माना गया है। आर्यों ने ब्याज खाने वाले व्यक्ति को क्या कहा, सूदखोर या बेकनाट कहा है साथियों। और ऋग्वैदिक काल में अविवाहित महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में अविवाहित महिलाओं को अमाजु कहा गया है। कृषि पशुपालन वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल के चतुर्थ मंडल में कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। इंद्र को आर्यों का मुख्य देवता माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंद्र की बात करते हैं तो इंद्र को आर्यों का मुख्य देवता माना गया है। और आर्यों का प्रिय पशु क्या हुआ करता था, आर्यों का प्रिय पशु हुआ करता था घोड़ा की बात करते हैं। आर्यों में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया, पड़ी कहा गया है। और अगर आप देखते हैं तो व्यवसाय वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह हो जाता है कि सामानों का अदला बदली हुआ करता था साथियों, इस बात को भी ध्यान रखेगा। इस काल में अतिथि को क्या कहा गया, गोहंता कहा गया। तो ध्यान रखेंगे, इस काल में अतिथि को क्या कहा गया, गोहंता कहा गया है। और गाय को न वध करने वाले की बात करते हैं, तो अगर गाय को नहीं वध करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, तो गाय को वध नहीं करना चाहिए, उसे क्या कहा गया, अघन्य कहा गया। क्या कहा गया है, अघन्य कहा गया। ऋग्वैदिक काल में देवताओं के बारे में बात करते हैं तो आकाश के देवता विष्णु, सूर्य, उषा, पूषण को माना गया है। अंतरिक्ष के देवता के रूप में वायु, रुद्र, इंद्र और मरुत को माना गया है। और पृथ्वी के देवता के रूप में अगर आप देखते हैं तो सोम, बृहस्पति, अग्नि को माना गया है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो इस समय राजा का चुनाव नहीं होता है, बल्कि राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। बस इतना याद रखेंगे। तो इस समय क्या होता है, राजा का पद वंशानुगत हो जाता है साथियों, ये बातें याद रखेंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
इस काल में पशुओं का देवता पूषण हो गए और उत्तर वैदिक काल में एक तरह से, अरे देखिए, ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? पूषण थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। इन्हें एक तरह से अगर आप देखते हैं प्रिय देवता के रूप में माना गया है। और इस काल में प्रजापति को सृष्टि के रचयिता माना गया है और विष्णु को विश्व का रक्षक माना गया है। साथियों, ये बातें याद रखेंगे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में और राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए, एक आ गया। और गोत्र और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस समय में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रथा और गोत्र विवाह इसी काल में शुरू हो जाता है। गोत्र शब्द का संबंध हो जाता है गाय से। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, परंतु विदेव का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सभा एक स्थानीय ग्रामीण संस्था के रूप में रह जाती है और समिति एक केंद्रीय संस्था बन जाती है। उत्तर वैदिक काल में लोगों का पालन पोषण का मुख्य आधार क्या था? साथियों, कृषि की बात करते हैं तो जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की बात करते हैं, इस समय इनका कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था जो होती है जन्म आधारित हो जाती है। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग ऋग वैदिक काल या कौशाम्बी नगर से देखने को मिल जाता है। सॉरी, उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी से देखने को मिल जाता है। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में मुद्राएं थी, शतमान और निष्क की बात करते हैं, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में जो मुद्राएं रही हैं शतमान कहा गया और निष्क कहा गया है। 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है इसी में। उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ बृहदंडक उपनिषदों में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। ये बातें भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि बात करते हैं, मैंने उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल के बारे में भी आपको बता दिया है साथियों, और गुप्त काल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। बस ज्यादा नहीं, एक वीडियो इसकी और बचेगी, एक और देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, दैट्स इट हो जाएगी। तो इसके बाद आप देखेंगे तो एक दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी? एक दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी एशियन हिस्ट्री, नहीं सॉरी मीडियल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और एक ही दिन में आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री 1 से 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोगों को यह सेशन बढ़िया लग रहा हो तो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं ये सेशन जारी रखूं और फटाफट आपके सिलेबस को कवर कर दूं। दोस्तों, आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।